हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेस्ट 2.0 में। मैं हूं विकास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का चाल और वेग वाला चैप्टर। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी ये क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आप बने रहें। अब वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना जो है कमेंट में लिखें कि क्या क्या इशू आ रहा है आपको। ठीक है, ज़्यादा हम देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। और देखिए, कह रहा है कि हमारा जो गति क्या होती है, गति क्या होता है। गति जो होता है, जो हमारी जो गति होती है, यह कोई वस्तु जो है समय के साथ क्या है अपनी स्थिति परिवर्तित करती है। समय के साथ क्या करती है, स्थिति आपका क्या करती है, परिवर्तित करे। समय के साथ स्थिति परिवर्तन करने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे T1 टाइम में, सपोज दैट यहाँ T1 टाइम है और T1 टाइम में कोई वस्तु यहाँ पर है और यहाँ पे जब T2 समय हुआ तो वस्तु यहाँ पर आ गई, ये वाली वस्तु यहाँ पर आ गई। इसका मतलब कोई वस्तु जो है समय के साथ अपना क्या है स्थिति परिवर्तन कर ली। तो जब स्थिति परिवर्तन कर लेती है तो इसे हम मोशन बोलते हैं। क्लियर हो रही है बात। तो ये मोशन क्या होगा, जैसे सड़क पर जो वाहनों की जो गति होती है ये हमारी गति में आती है। खेल मैदान में खिलाड़ियों की जो गति होती है अपने समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन करते हैं। और सड़क पर वाहनों की जो गति होती है अपनी स्थिति जो है परिवर्तन करते हैं। जैसे कोई मुंबई है तो मुंबई से चला तो समय के साथ उसकी स्थिति परिवर्तन हो गई, समय भी चेंज हो गया। क्लियर बात। ठीक है, उसके बाद विरामावस्था क्या होता है। विरामावस्था ये होते हैं फ्रेंड्स, किसी भी वस्तु का जो है समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर हो रही है बात। समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, ना ही समय में परिवर्तन होता है, नो चेंज, ना ही उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। जहाँ है वस्तु वहीं रहेगी। विरामावस्था मतलब होता है फ्रेंड्स u बराबर 0, यानी जो प्रारंभिक वेग होता है हमारा, मतलब कोई भी वस्तु हमारा मोशन नहीं कर रहा है, प्रारंभिक मोशन नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग, हमने गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बाइक है, बाइक को हमने स्टार्ट नहीं किया तो इसका मतलब उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या है, 0 है, हमने स्टार्ट नहीं किया। अगर बाइक स्टार्ट हो गया, थोड़ी सी उसका वेग बढ़ा, इसका मतलब हुआ कि अगर वो वेग बढ़ गया इसका मतलब स्मॉल v वेग से वो चलने लगा। तो स्मॉल v दूसरा है और u, तो विरामावस्था को हम u से डिनोट करते हैं। u बराबर 0 होगा तो विरामावस्था में कोई वस्तु हमारी उसके स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे वीडियो में। वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि आप चाल और बेग पर वीडियो लाइए, इसलिए मैं चाल और बेग पर वीडियो ला रहा हूँ। इसलिए आप ध्यान रहे फ्रेंड्स, पूरे वीडियो को वॉच करें कृपया, आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है। इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों का शेयर करते रहें, ऐसे प्यार बनाते रहें। ठीक है, देखिए अब आते हैं गति के प्रकार। गति जो होता है, गति पहला होता है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति ऐसी गति होती हैं जैसे एक सीधी रेखा में जो हमारी गति होती है वो सरल रेखीय गति के अंतर्गत आती है। जैसे क्षैतिज सतह पर एक कोई लुढ़कता हुआ जो गेंद है, अगर हम क्षैतिज सतह का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर किसी भी वस्तु को, किसी भी गेंद को लड़खड़ाते हैं तो एक सीधी रेखा में जाता है। फिर हाथ से गिरता हुआ पत्थर, मान लीजिए यहाँ हमारा हैंड है, हैंड से हम पत्थर को किसी गिराए तो ये क्या होगा, एक सरल गति में क्या होगा, इसका गति होगा। तो सरल रेखीय गति इसी को बोलते हैं। ठीक है, वृत्ताकार तथा घूर्णन गति क्या होता है। वृत्ताकार और घूर्णन गति का मतलब होता है कि किसी वृत्ताकार मार्ग से जो गति होती है, सर्कुलर पाथ से, जो सर्कुलर हमारा पाथ होता है इसके बीच जो हमारी गति होती है वो कैसा होता है, वृत्ताकार गति होती है। जैसे धागे से बने पत्थर को धागा में आप पत्थर को बांध करके घुमाइए तो उसका जो गति होगा एक सर्कल में होगा। कैसा होगा, सर्कल में। तीसरा आता है हमारा दोलन तथा कंपनीय गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के परितः है ना, एक निश्चित बिंदु के परितः इधर उधर सरल रेखा में गति करती है तो दोलन तथा कंपनिक गति कहलाती है। ठीक है, जैसे घड़ी में, घड़ी की पेंडुलम जो गति होती है उसमें होता है आपका क्या, दोलन गति। क्लियर। एक होती है दोलन गति में आपका फ्रेंड होता है माध्य स्थिति। माध्य स्थिति कब होता है, जब जैसे कि हमारा जो माध्य स्थिति कंडीशन जब आएगा ना माध्य स्थिति में, तो उस समय हमारा विस्थापन का जो आयाम होगा वो अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जो वो ये जो पेंडुलम है अपनी माध्य स्थिति में आएगा, बीचों बीच आएगा, उस समय हमारा जो आयाम होगा, विस्थापन आयाम, वो मैक्सिमम होता है। ये ध्यान रहे, क्वेश्चन आता है।
जब आयाम जब कम होता है फ्रेंड तो उसे कौन सी गति कहते हैं? जब हमारा पेंडुलम में आयाम जब कम होता है तो उसे हम बोलते हैं काल्पनिक गति बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? काल्पनिक गति। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। गति से संबंधित कुछ टर्म्स दिया गया है। देखिए क्या टर्म होता है। पहला निर्देश बिंदु होता है। निर्देश बिंदु किसे कहते हैं? कि वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है वो निर्देश बिंदु होता है। क्लियर हुआ बात? दूरी क्या होता है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। कोई भी गतिशील वस्तु है जो मूवमेंट कर रही है और कितने समय में वो दूरी तय कर दे रही है, कितने समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं उसको। ठीक है, दूरी एक कैसी राशि है फ्रेंड्स? अदिश राशि है। दूरी का मात्रक मीटर भी होता है। एमकेएस पद्धति में मीटर होता है, सीजीएस पद्धति में क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। क्लियर हो रही है बात? चलिए अब हम बात करते हैं विस्थापन की कि विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन जो होता है फ्रेंड्स, प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थितियों के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। और विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्लियर हुआ? विस्थापन को हम विस्तृत में समझते हैं, ऊपर आते हैं। ठीक है, देखिए विस्थापन जो होता है, सपोज दैट मानिए यहाँ से ये कोई वस्तु है ए और ये कोई वस्तु बी रखी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ए से बी तक हमें जाना है। ठीक है, तो ए से बी तक जाने के लिए या तो हम ये पाथ हम अपना लें पी से ए से पी से बी, या हम अपना ले ए से आर या आर से बी अपना लें। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा ये हमारी हम यहाँ से भी जा सकते हैं बी तक, यहाँ से भी जा सकते हैं बी तक, ए से भी, है ना। पी के रास्ते में जा सकते हैं और आर के रास्ते में लेकिन जो हमारे विस्थापन का जो हमारा होता है कि प्रारंभिक एवं अंतिम वस्तुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे विस्थापन बोलते हैं। जैसे अगर हम ए और बी ये जो ये जैसे ये दूरी हम करेंगे तो ये बहुत घूम कर जाएंगे, बट यहाँ से ए और बी की जो न्यूनतम दूरी है इसी को क्या करना है? विस्थापन करेंगे। तो जिस प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों की जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। क्लियर हो रही है बात? विस्थापन जो है फ्रेंड, विस्थापन का मान हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि विस्थापन का मान क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य? तो तीनों भी हो सकता है। गतिमान वस्तु, देखिए गतिमान वस्तु विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता है। देखिए यहाँ दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि गतिमान वस्तु जो होती है, जो गतिमान वस्तु है, विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता है, विस्थापन हमेशा कम होगा। तो ये रिलेशन आता है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि विस्थापन इज लेस देन या इक्वल टू दूरी। जो विस्थापन होता है या तो दूरी के बराबर होगा या दूरी से कम होगा हमेशा। क्लियर? तो इसको हम कर देंगे विस्थापन अपान दूरी इज लेस देन या इक्वल टू 1। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आता है फ्रेंड, ऐसे दे देगा और क्वेश्चन पूछेगा आपसे। देखिए विस्थापन तथा दूरी का मान सदैव 1 से बराबर या 1 से कम होता है। पूछेगा कि विस्थापन का मान दूरी से क्या होता है? 1 से कम, 1 से बराबर या 1 से ज़्यादा। तो हमेशा 1 से कम होता है और 1 से बराबर, 1 के बराबर होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता। क्लियर? चलिए जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ए से बी जा रहा है। ठीक है, ए से बी जा रहा है, तो ए से बी जा रहा है, ए से बी की डिस्टेंस जो है 360 मीटर दिया हुआ है। फिर बी तक गया, फिर बी से आपके एक पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए सी है, सी तक आया, 60 मीटर आया। तो कह रहा है कि इसमें विस्थापन कितना होगा। तो विस्थापन का फार्मूला हमने पढ़ा है कि विस्थापन जो होता है एक न्यूनतम दूरी होती है। क्या होती है? न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी के लिए 360 और कितना आ गया? 60 आ गया। तो घटा देंगे 240 मीटर, आपका क्या हो जाएगा? विस्थापन आ जाएगा 240 मीटर। सॉरी, यहाँ मैं गलत कर दिया हूँ। यहाँ देखिए 360 में से 60 घटेगा तो कितना आएगा? 300 आ जाएगा। कितना आएगा? 300 आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो जो विस्थापन हमारा हो गया, कितना हो गया? 300 मीटर। लेकिन अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी, चली गई दूरी और वापस दूरी दोनों आए हैं, क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो दूरी ऐड करेंगे तो 360 प्लस 60 बराबर क्या हो जाएगा? 420। तो 420 हमारी दूरी हो गई। विस्थापन हमारा 300 कैसे होगा? क्योंकि न्यूनतम दूरी लेते हैं, ना कि हम मैक्सिमम दूरी लेते हैं। विस्थापन का मतलब ये होता है कि प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। क्लियर? समझ में आया एक क्वेश्चन? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज दैट हम एक पत्थर लिए, ठीक है, तो
पत्थर को हम एक हाइट h1 ऊंचाई से छोड़े और फिर वो h1 स्थिति में पहुंच गया, तो जब h1 से छोड़े और h1 हाइट पहुंच गया तो उसके द्वारा जो विस्थापन होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। चलिए अब देखते हैं। देखिए, एक होता है एक समान गति और दूसरा होता है असमान गति। तो एक समान गति आपका यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या होता है कि नियत समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। नियत समय अंतराल का मतलब होता है कि एक समान समय में समान दूरी। जैसे कोई बस है हमारा, तो प्रथम 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला, फिर जो दूसरा जो बस है 2 घंटे में 60 किलोमीटर, 1 घंटे में 60, 2 घंटे में 60। तो समय अंतराल का मतलब होता है, क्या होता है? इन दोनों के बीच अंतर 1 ही का है और ये समान दूरी तय कर रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया? एक समान गति। असमान दूरी क्या होती है? समान समय अंतराल में असमान दूरी, जैसे कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर, 2 घंटे में 70 किलोमीटर। ये कैसे हो जाएंगे? ये असमान दूरी का हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है फ्रेंड्स। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आप लोग को कमेंट के माध्यम से आप लोग बोल रहे थे कि सर ये चाल और वेग का आप इसका पढ़ा दीजिए, तो मैं कहा कि ठीक है फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स इसमें बहुत मेहनत लगती है, रियल बता रहे हैं हमसे, बहुत मेहनत लगती है। मेरा भी एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपके कहने से, आपके कमेंट से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें फ्रेंड्स, शेयर करके मेरा 1K सब्सक्राइबर पूरा करें फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू। तो आज हम, ठीक है, अभी हम आगे चल रहे हैं फ्रेंड। ओके, चलिए ये हमने समझा दिया। इसके बाद समझाने के बाद फिर इसके बाद जो हमारा आ जाता है, इसके बाद हम आएंगे चाल पे, ठीक है। किस पे आएंगे हम? चाल पे। ये तो हमारा छोटा सा था, हम बता दिए थे, उसको समझना आपको ज़रूरी था। देखिए चाल क्या होता है? चाल जो होता है गति की दर होती है, रेट ऑफ मोशन। अगर मान लीजिए कोई किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, S/T होता है। S क्या है? दूरी है। चाल एक अदिश राशि है। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और मीटर को किससे डिनोट करते हैं? देखिएगा m से। किससे? m से। और सेकंड को किससे डिनोट करते हैं? टाइम t से। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो mt के पावर -1, mt के पावर -1। तो चाल का जो बीमीय सूत्र हो जाएगा mt के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो चाल जो है सदैव धनात्मक होती है, यह कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। चाल हमेशा क्या होगी? चाल हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखें फ्रेंड्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चाल होता है ना फ्रेंड्स, चाल कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला एक समान चाल या स्थिर चाल, जिसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं या कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। ये समान समय अवधि में समान दूरी तय करता है। समान समय अवधि का मतलब कि समान समय होगा, समान दूरी जब तय करेगा उसे एक समान चाल बोलते हैं या स्थिर चाल बोलते हैं, ठीक है। असमान चाल या अस्थिर चाल, समान समय में विभिन्न दूरियां तय करें, समान समय रहेगा लेकिन दूरियां भिन्न भिन्न रहेगी। जैसे 50 किलोमीटर कभी चल दिया, कभी 30 किलोमीटर चल दिया, तो वो कैसा होगा? असमान चाल या अस्थिर चाल होगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक होता है तीसरा औसत चाल, क्या होता है? जिसको एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो औसत जो चाल होता है, गतिमान वस्तु द्वारा जो औसत चाल होता है, कुल दूरी अपान कुल समय होता है, ठीक है। ये कुल दूरी अपान कुल समय ये समान दूरी के लिए लागू होता है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि समान दूरी है, तो ये आप फार्मूला यूज करेंगे, कुल दूरी अपान कुल समय। क्लियर? जैसे सपोज दैट विभिन्न दूरियां हम लेंगे S1, S2, S3, S4 और विभिन्न समय लेंगे T1, T2, T3, T4, तो औसत चाल क्या होगा? तो कुल दूरी को हम जोड़ देंगे इसमें और अपान पूरे समय से जोड़ करके भाग दे देंगे, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रेंड, हमारा आता है तात्कालिक चाल। क्या होता है? तात्कालिक जो चाल होता है फ्रेंड, किसी निश्चित क्षण पर अथवा विशेष समय पर गतिमान वस्तु की जो चाल होती है वो तात्कालिक चाल होता है। इसे हम यू से डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। तो वी बराबर डेल यस अपान डेल टी होता है। डेल यस का मतलब हो गया फ्रेंड्स दूरी में परिवर्तन S2 - S1 अपान समय में परिवर्तन T2 - T1, ठीक है। जैसे हम अगर कार की बात करें, कार, स्कूटर, बस, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखिए। मैं जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्वेश्चन आया हुआ है कि कार, स्कूटर, बस आदि में लगा जो स्पीडोमीटर जो होता है या ओडोमीटर होता है, उस क्षण वाहन की
तत्कालिक चाल को बताता है। ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि कार, स्कूटर, बस आदि में जो स्पीडोमीटर लगा होता है, ओडोमीटर लगा होता है, ये किसकी चाल को बताता है? तो तत्कालिक चाल को बताता है। क्लियर हुआ बात? चलिए अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कोई कार प्रथम 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, एक समान चाल से अगली जो है 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, एक समान चाल से चले तो कार का औसत वेग क्या होगा? तो हम बताए थे कुल दूरी बटा कुल समय। तो पहले T1 निकालेंगे तो चाल बराबर, ये समय बराबर होता है क्या? दूरी बटा चाल, तो 30/40 यानी 3/4 घंटा। फिर T2 निकालेंगे तो दूरी कितना है 30, चाल कितना है 20, बराबर 3/2 घंटा, ये T2 की वैल्यू। कुल समय कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 3/2 बराबर 9/4 घंटा। ठीक है, और औसत निकालना है तो औसत के लिए क्या कर देंगे? कुल दूरी बटा कुल समय। तो कितना हो जाएगा? इसको जब हम सॉल्व करेंगे 9/4 तो 80/3 आएगा। इसको जब डिविजिबल करिएगा 26.63 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ बात? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं चाहूँ आपको सॉल्व करके भी बता सकता हूँ, ठीक है, बट मैं फ्रेंड्स ये चाहता हूँ कि समय बहुत कम है, हम आपको एक वीडियो को प्रोवाइड के माध्यम से कर देना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ऐसे आता है, आप एक बार रिवीजन कर लें इसके पॉइंट, वरना सॉल्व करने को तो फ्रेंड मैं करा दूं, बट क्या है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आप वीडियो बहुत लंबी होती है तो आप सिन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सोचता हूँ आधे घंटे का, 40 मिनट 45 मिनट का वीडियो बनाऊँ, क्योंकि सब उसमें आपका कवर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वेग क्या होता है। वेग के बारे में बात करें तो एकांक समय में जो निश्चित दिशा में चली गई जो दूरी होती है, एकांक समय में निश्चित समय में चली गई जो दूरी होती है वो क्या होता है? वेग होता है। वेग बराबर होता है डेल एस अपन डेल टू। इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि। जो वेग में परिवर्तन होता है, जब वेग में परिवर्तन होगा तो इससे क्या होता है? वस्तु की चाल प्लस दिशा दोनों बदल जाएगी। वस्तु की चाल और दिशा दोनों बदल जाती है। एक नोट देख लीजिए, ये कह रहा है कि यदि कोई वस्तु एक सीधी पथ पर गति कर रही है तब उसका वेग तथा परिमाण वेग वस्तु की चाल के बराबर होगा। यदि कोई वस्तु है एक सीधी पथ पर गति कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन पर गति कर रही है, तो उसका जो वेग होगा और वेग का जो परिमाण का जो वेग होगा वस्तु की चाल के बराबर होगा। ये लाइन याद रखिएगा। ओके, अब देखिए वेग कितने प्रकार के होते हैं? तो वेग जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। एक समान वेग या अचर वेग, इसका मतलब होता है जो गतिमान वस्तु होती है एक समान समय में समान रूप से विस्थापित होती है तो उसे हम एक समान वेग या अचर वेग कहते हैं। असमान वेग या अस्थिर वेग क्या होता है? समान समय में असमान रूप से विस्थापित होती है। असमान रूप से विस्थापित मतलब, असमान रूप से विस्थापित का मतलब ये हो गया कि कोई भी मतलब उसका न्यूनतम दूरी नहीं है, अलग अलग न्यूनतम दूरी आ रहा है। समझ बात आई? इसके बाद होता है औसत वेग। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटा समय अंतराल, यानी डेल एस अपन डेल टी। यू प्लस, अब देखिए ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, औसत वेग का यू प्लस वी बाई टू होता है। ठीक है, तत्कालिक वेग हमने आपको बता चुके हैं। माना किसी क्षण टी टाइम में डेल टी इसका समय अंतराल हो जा रहा है, वस्तु का विस्थापन डेल एस हो जा रहा है, तो तत्कालिक जो वेग होगा हमारा डेल एस अपन डेल टी हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखिए पांचवा सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग क्या होता है? सापेक्ष वेग मतलब रिलेटिव वेलोसिटी और निरपेक्ष वेग का मतलब होता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी। कह रहा है सापेक्ष का मतलब होता है जब दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान होती हैं। जब दो वस्तुएं एक ही समय पर, जो टाइम होगा एक होगा लेकिन भिन्न भी वेग होगा। जैसे वेग का भिन्न भिन्न वेग का मतलब होगा कोई v1 होगा, है ना, किसी का वेग क्या होगा v1 होगा। देखिए फ्रेंड्स बता रहा हूँ आपको, किसी का वेग क्या होगा v1 होगा, किसी का क्या होगा v2 होगा, और टाइम लेकिन समय होगा, एक ही टाइम पर होगा, t समय पर होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम क्लेम नहीं कर पा रहे हैं फ्रेंड्स, मतलब कोई भी होगा तो वो t समय के लिए ही होगा, t समय के लिए। ठीक है, तो उसे सापेक्ष वेग कह देंगे। यदि कोई वस्तु में से एक वस्तु स्थिर है, एक वस्तु जो है स्थिर है तथा दूसरी गतिमान है, तो दूसरी वस्तु का वेग क्या होगा? निरपेक्ष वेग कहलाएगा। निरपेक्ष वेग किसे कहते हैं? जो एक वस्तु कांस्टेंट होगी, एक वस्तु स्थिर होगा तथा दूसरी वस्तु गतिमान होगी, तो उसे क्या बोलेंगे? दूसरी वस्तु गतिमान होगी तो उसे क्या बोलेंगे? निरपेक्ष वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष वेग बोलते हैं। क्लियर हो रही है बात इतनी कि नहीं हो रही है? इतनी बात क्लियर हुई?
वेग के बारे में पता चला। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन करते हैं वेग पे से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को करते हैं। वेग देखिए कह रहा है कि एक कार का वेग 2 सेकंड में 100 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो कार का औसत वेग ज्ञात करें। तो कार का औसत वेग ज्ञात करने के लिए u बराबर क्या दिया है 100 मीटर प्रति सेकंड और v बराबर दिया है 40 मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग हमने फार्मूला बताया था u प्लस वी बाई 2 होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स। 100 प्लस 40 100 और यहाँ से 40 बाई 2 बराबर हो जाएगा 70 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है आपको? ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं फ्रेंड त्वरण के बारे में। त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब वेग में परिवर्तन यानी डेल वी अपान डेल टी, इसका मतलब होता है डेल वी अपान डेल टी का मतलब हो गया v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1। क्लियर हुआ बात कि नहीं हुआ? बराबर a। इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या ये इम्पोर्टेंट हो गया एक्सीलरेशन यानी त्वरण a बराबर क्या हो जाएगा? त्वरण a बराबर v माइनस यू बाई डेल्टा टी। अब देखिए अगर हम त्वरण की बीमा निकालें, त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे m हो जाएगा, बताइए। और समय t, तो टी स्क्वायर जब ऊपर ले जाएंगे इसको हम तो m t के पावर माइनस 2। तो त्वरण का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा m t के पावर माइनस 2। ये माइनस है फ्रेंड्स, m t के पावर माइनस 2। ठीक है। अब देखिए सामान्यतः जो हमारा होते हैं त्वरण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक समान त्वरण। एक समान त्वरण का मतलब होता है समान समय अंतराल में, है ना, किसी गतिशील पिंड के, है ना, किसी गतिशील पिंड के वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन हो। मतलब किसी गतिशील पिंड का जो वेग होता है, जो वेलोसिटी होती है, समान समय होगा और समान परिवर्तन होगा, तो एक समान त्वरण होगा। समझ रहे हैं? जैसे पृथ्वी की सतह से एक समान रूप से गिरता पिंड, जैसे जो पृथ्वी की सतह से एक समान रूप से गिरता पिंड जो होगा, ये एक समान त्वरण के अंतर्गत आएगा। क्लियर है बात? एक समान त्वरण से आएगा। जैसे पृथ्वी की कोई सतह है, उससे एक समान त्वरण से कोई गिरता हुआ पिंड आ रहा है, तो एक समान त्वरण से आएगा। असमान त्वरण क्या होता है? समान समय तो होगा लेकिन किसी पिंड के वेग में भिन्न भिन्न परिवर्तन होंगे। जैसे सड़कों पर वाहनों की गति, जैसे जो हाईवे होता है उस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 120 140, है ना, ऐसे ऐसे हम रेस करते हैं। लेकिन अगर वो ट्रैफिक वाला रहे तो वहाँ पे वेग कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो वहाँ पर क्या होगा? असमान त्वरण उत्पन्न होगा। कैसा त्वरण उत्पन्न होगा? असमान त्वरण उत्पन्न होगा। क्लियर? एक होता है धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण का मतलब ये फ्रेंड होता है कि गतिशील पिंड के वेग में समय के साथ निरंतर वृद्धि होती है। समय के साथ क्या होता है? निरंतर वृद्धि होती है। तो वहाँ पे क्या होता है? समय पिंड के वेग में समय के साथ निरंतर वृद्धि होती है। जैसे हम किसी भी पिंड को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो इसका जो वेग होता है क्या होता है? बढ़ जाता है। इसमें धनात्मक त्वरण होगा। ये आता है क्वेश्चन फ्रेंड। ठीक है। इसके बाद आता है ऋणात्मक त्वरण। क्या होता है? पिंड का वेग समय के साथ घट रहा है तो उसे पिंड का जो वेग है समय के साथ यदि घट रहा है तो ऋणात्मक त्वरण होगा। और ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। जैसे हम कहें कि अगर किसी भी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो इसका क्या होता है? इसका वेग घटता है। और जब वेग घटेगा फ्रेंड, यहाँ मैं समझा देता हूँ, किसी भी वस्तु को जब ऊपर फेंकेंगे तो इसका वेग घटेगा, और जब वेग घटेगा तो जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो v बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जो फाइनल वेलोसिटी होती है v बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अब फ्रेंड देखिए, ये हम आते हैं गति के समीकरण पे। ठीक है। तो गति का जो समीकरण होता है पहला, v बराबर u प्लस ए टी। तो गति का पहला समीकरण क्वेश्चन पूछता है क्या बताता है? तो v जो है ये वेग को बताता है, वेग, है ना, वेग। और t बताता है समय को। लास्ट पकड़ेंगे, है ना, लास्ट। गति का पहला समीकरण वेग और समय को दर्शाता है। गति का दूसरा समीकरण s का मतलब होता है स्थिति और समय को दर्शाता है। लास्ट वाला टर्म पकड़ेंगे, याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। लास्ट वाला ये t समय और ये स्थिति। ठीक है। इसके बाद गति का जो थर्ड समीकरण होता है क्या बताता है? तो ये वेग और स्थिति को बताता है। किसको बताता है? वेग और स्थिति को बताता है। क्लियर? समझ में आया ना कैसे हुआ? ऊर्ध्वाधर रूप में वर्टिकल में यदि किसी भी वस्तु को हम ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर,
तो v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। क्लियर? कब? जब ऊर्ध्वाधर से किसी वस्तु को नीचे की ओर फेंका जाता है, जब ऊर्ध्वाधर से वो किसी वस्तु को नीचे की ओर फेंका जाता है तब ये फार्मूला। और नीचे से जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, वो माइनस हो जाता है। v बराबर यू माइनस जी टी, एच बराबर यू टी माइनस जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर स्क्वायर माइनस 2gh। फ्रेंड ये जो है ना आपका, इस पे क्या है, क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछता है। आप इसको रिवीजन करने के बाद आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि इस पर क्या न्यूमेरिकल्स आपको बनाना है, तो मैं आपको बना करके 5-6 क्वेश्चन समझा दूंगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए n1 समय में चली गई दूरी s बराबर u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1 होता है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। s बराबर u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1 पर भी क्वेश्चन बनता है। क्लियर हुई बात? चलिए, एक जो क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, ये जो है हमारा, जैसे डायग्राम दिया होता है, और डायग्राम दिया होता है, बोलता है कि चाल की गणना करें। जैसे ये हमारा जो है, ये समय दिया हुआ है 1 से लेकर 10 सेकंड तक दिया हुआ है, और दूरी दिया है 1 से लेकर 8 मीटर तक दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हम पूछ रहा है कि ए से बी तक कितनी हमारी चाल होगी। तो ए से ए यहाँ है और बी यहाँ है ना। तो इसमें पहले समय निकालेंगे। तो समय निकालने के लिए पहले क्या है, यहाँ 5 यहाँ 2, पहले घटाएंगे कितना समय हुआ, तो 3 सेकंड यहाँ समय लिया। दूरी कितनी होगी फ्रेंड्स, तो दूरी हमारी 3 होगी, यहाँ इनिशियल से ले रहे हैं तो 3 माइनस 0 बराबर 3। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो बराबर 3/3 बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 दूरी हो गया और 3 समय हो गया, भाग दिए तो 1 मीटर प्रति सेकंड। अगर पूछेगा कि बी से सी तक हमको निकालना है, सपोज दैट यहाँ से बी से हमको सी तक निकालना है, तो बी से सी तक निकालना है तो समय 7 माइनस 5 कर देंगे तो 2 सेकंड आ जाएगा। और दूरी देखिए, दूरी बी और सी का इक्वल है, मतलब यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए दूरी हमारी क्या है, 0 हो जाएगी। तो बी से सी तक की वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, अर्थात चाल क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय यानी चाल हमारा 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्लियर हुई बात? क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? ठीक है, चलिए अब देखिए, एक लास्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ देकर पूछ देता है कि इस स्थिति में क्या परिवर्तन हमारा हुआ है। क्लियर हुई बात? जैसे बेग समय ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान बेग से क्या है, जब कोई वस्तु एक समान बेग से गतिमान है, तो एक समान बेग से गतिमान है तो बेग और समय में कैसा होगा, यहाँ पे जो होगा इसकी हाइट जो होगी हमेशा हर एक जगह क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, हर एक जगह इक्वल होगा। यहाँ एच यहाँ, इसका मतलब है कि एक समान वस्तु एक समान बेग से गतिमान है जब कोई वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, और एक समान त्वरित गति के लिए बेग समय ग्राफ खींचेंगे तो एक हमारा क्या होगा, सरल रेखा होता है। ये डायरेक्ट पूछता है कि एक समान त्वरित गति के लिए जो बेग समय ग्राफ होता है कैसा होता है, तो एक सरल रेखा होता है। क्लियर? ठीक है, नीचे आते हैं, असमान त्वरण बोलेगा। तो असमान त्वरण के लिए जो ग्राफ होता है हमारा अनवांटेज होता है, ग्राफ सही नहीं होता, कभी ग्राफ घटता है कभी बढ़ता है। असमान त्वरण के लिए कभी ग्राफ घट जाएगा कभी बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ, फिर ऊपर जाकर फिर घटने लगा, फिर यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ, कभी यहाँ कम कभी यहाँ ज़्यादा कभी यहाँ कम। तो टाइम समय के साथ क्या है, बदल रहा है बेग, इसका मतलब इसका क्या है, असमान त्वरण। इसके बाद देखिए, असमान त्वरित गति की स्थिति में बेग समय ग्राफ क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी आकृति का होता है। कैसा होता है, टेढ़ी मेढ़ी आकृति का होता है। कह रहा है कि असमान त्वरित गति की स्थिति में बेग समय ग्राफ कैसा होता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो सकता है। जैसे जैसे असमान अगर त्वरित गति की स्थिति में होगा तो बेग समय ग्राफ कैसा होगा, टेढ़ी मेढ़ी होगा, ये ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि बेग समय ग्राफ जो घेरे गए क्षेत्रफल होगा उससे क्या हमें निष्कर्ष निकलता है, तो गतिमान वस्तु का विस्थापन ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है, विस्थापन। और बेग समय ग्राफ जो ढाल होता है गतिमान वस्तु का त्वरण को दर्शाता है। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसको याद करना है, नोट्स है ये। बेग समय ग्राफ ढाल जो क्या बताता है, तो गतिमान वस्तु का त्वरण बताता है कि गतिमान वस्तु का त्वरण क्या है। यदि ग्राफ का ढलान धनात्मक है तो त्वरण भी क्या होगा, धनात्मक होगा। और यदि ग्राफ का ढलान जो है ऋणात्मक है तो त्वरण भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा।
समझ में आ रहा है फ्रेंड्स क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, यदि ग्राफ हमारा धनात्मक में है तो त्वरण भी धनात्मक होगा, यदि ग्राफ हमारा ऋणात्मक है तो त्वरण भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रहा चाल और वेग। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि फ्रेंड्स कृपया मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करें। और फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ आपको लास्ट, फ्रेंड मेहनत करिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये वीडियो इतनी मेहनत से पहले समरी मैंने बनाया अपने हाथों से, फिर उसके बाद आपको वीडियो पब्लिश करूँगा। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स मेहनत लगती है, तो आप भी मेहनत का कुछ हमको फल दीजिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, और बेस्ट ऑफ लक। आप एलपी की तैयारी करते रहिए। फ्रेंड्स मैं ये कहूँगा कि आप जितना रात को जाग सके जागिए, पढ़िए। जब नींद आ जाए, जब 2 बार नींद आ जाए, मुंह पर पानी अपना वो करिए, पानी डालिए, फिर उसके बाद आँख मुँह धुलिए, फिर बैठिए। अगर 2-3 बार में अगर नहीं बर्दाश्त होता है कि मुझे सोना ही है, तो फिर लास्ट में जाकर सो जाइए, फिर सुबह उठिए जल्दी, फिर अपना रीड कीजिए। लेकिन फ्रेंड पढ़िए, क्योंकि समय कम है, मैथ भी देखना है, रीजनिंग भी देखना है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग भी देखता है, ब्रॉड सिलेबस है, फिर उसके बाद ट्रेड है भी है आपका 75 नंबर का, उसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड बहुत ब्रॉड सिलेबस है, इसलिए फ्रेंड्स तैयारी में लगे रहिए और इस बार फोड़ दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।